हेलो एवरीवन। आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं अपने सीए इंटर कॉर्पोरेट लॉ का चैप्टर नंबर 5 जो है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 233 डिपॉजिट्स इंक्लूड एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय ए कंपनी। पहले अब देखते हैं हम डिपॉजिट्स के जो फीचर हैं वो। सबसे पहले जो आपकी डिपॉजिट्स की डेफिनेशन है वो है आपकी इंक्लूसिव डेफिनेशन। तो ये इंक्लूज करती है आपकी डिपॉजिट्स, लोन या फिर कोई और फॉर्म। जो रिपेमेंट होती है आपकी डिपॉजिट्स की वो होती है टाइम बाउंड। आपके सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों हो सकते हैं। और सिक्योर्ड के आपके पास टाइप हैं। सिक्योर्ड आपके जब ही होंगे जब वो फुल्ली सिक्योर्ड होंगे, और किसी जो चार्ज है उनका वो होगा आपका टेंजिबल असेट्स पे, इनटेंजिबल असेट्स पे सिक्योर्ड नहीं होंगे। और अनसिक्योर्ड आपके डिपॉजिट्स होंगे या फिर वो पार्शियली सिक्योर्ड हैं या फिर पूरे अनसिक्योर्ड हैं। तो आपके सिक्योर्ड जब ही बोले जाएंगे जब वो फुल्ली सिक्योर्ड होंगे, वरना वो सिक्योर्ड नहीं कहे जाएंगे। उसके बाद आपका ये जो है डिपॉजिट्स हैं वो आपके जॉइंट नेम्स में हो सकते हैं, पर मैक्सिमम 3 पर्सन्स, मैक्सिमम 3 लोग आपके जॉइंट होल्डर्स हो सकते हैं। और उसके बाद एक जो डिपॉजिटर है वो नॉमिनेट कर सकता है किसी भी टाइम। और एवरी डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी शैल बी रिपेड विद द इंटरेस्ट। जो भी डिपॉजिट्स कंपनी के पास आएगी वो इंटरेस्ट के साथ रिपेड करी जाएगी। और प्री मैच्योर रिपेमेंट भी करी जा सकती है कंपनी के द्वारा। एक जो प्राइवेट कंपनी है आपकी वो हमारी डिपॉजिट कर सकती है सिर्फ अपने मेंबर्स से, और जो पब्लिक कंपनी है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है अपने मेंबर्स से भी और पब्लिक से भी, अगर कुछ जो कंडीशंस हैं उन जो पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स को फुलफिल करती है तो। ठीक है, तो ये था हमारा जो डिपॉजिट्स के बारे में कि डिपॉजिट्स क्या हैं और क्या क्या डिपॉजिट्स में इंक्लूड होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं अब एलिजिबल कंपनी कौन सी है डिपॉजिट्स के लिए। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि प्राइवेट कंपनी तो सिर्फ अपने मेंबर से ही डिपॉजिट्स ले सकती है। ठीक है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी है हमारी वो डिपॉजिट ले सकती है पब्लिक से भी, लेकिन उसके लिए भी उसको एलिजिबल होना पड़ेगा। तो जो एलिजिबल कंपनीज है वो क्या है? सो एज पर रूल 2(1) एलिजिबल कंपनी मीन्स ए पब्लिक कंपनी having a net worth of not less than 100 crore rupees or a turnover of not less than 500 crore rupees। मतलब ऐसी कंपनी, ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ से ऊपर होना चाहिए और जिसका टर्नओवर कम से कम 500 करोड़ है, और उसने विच हैज़ ऑब्टेन्ड द प्रियर कंसेंट इन जर्नल मीटिंग, आपका स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए। और जो आपका रेजोल्यूशन की कॉपी है वो आपके रजिस्ट्रार के पास भी फाइल हो चुकी है। तो ये है एलिजिबल कंपनी, एक पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ होगी या फिर टर्नओवर कम से कम 500 करोड़ होगी, और उसने प्रियर कंसेंट ले लियो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, और उस स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी आपकी आरओसी के पास, रजिस्ट्रार के पास जमा हो चुकी हो। इट शुड बी ए पब्लिक कंपनी। इट शुड हैव नेटवर्थ ऑफ 100 करोड़ मिनिमम या फिर टर्नओवर ऑफ मिनिमम 500 करोड़। ऑब्टेन्ड द प्रियर कंसेंट बाय मीन्स ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। स्पेशल रिजोल्यूशन हैज़ बीन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो ये था आपकी जो पब्लिक कंपनी है वो एलिजिबल होने के लिए जो क्राइटेरिया है वो था हमारा ये क्राइटेरिया। और उसके बाद हम बात करते हैं जो प्रोहिबिटेड है और जो एग्जेम्प्टेड कंपनीज हैं आपके, जो हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है उनकी बात करते हैं। तो सेक्शन 73 ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग नो कंपनी कैन एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक अनलेस इट फॉलोज द मैनर प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 5। चैप्टर 5 का मतलब है जो हमारा ये इसका कंपनीज एक्ट चैप्टर 5 है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनी। तो जब कोई भी कंपनी तब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकती डिपॉजिट्स पब्लिक से जब तक वो इस चैप्टर में जो भी मैनर्स प्रोवाइड करे गए हैं उनको फॉलो नहीं करती है तब तक। उसके बाद जो एग्जेम्प्टेड कंपनी है उनकी बात करते हैं। तो इसमें जो आपकी एग्जेम्प्टेड कंपनी है वो है
नथिंग इन दिस सब सेक्शन शैल अप्लाई टू ए बैंकिंग कंपनी एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। मतलब आपकी ये जो प्रोविज़न है इसमें ये बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पे अप्लाई नहीं होता है। उसके अलावा आपका जो भी डिपॉजिट रूल्स हैं वो आपके अप्लाई नहीं होंगे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पे भी। ये हैं आपकी कंपनी जो डिपॉजिट से आपकी एग्जेम्प्टेड हैं। तो ये एग्जेम्प्टेड कंपनीज है आपकी एनी बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी एचएफसी और सच अदर कंपनी एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कोई और कंपनी जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है वो। और इसके बाद अब हम बात करते हैं जो आपकी नेगेटिव लिस्ट है कि कौन कौन सी चीज़ें डिपॉजिट्स नहीं हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी लिस्ट है। तो इसको हम 5 पार्ट्स में बांट के वो करेंगे। जैसे कि जो हमारा पहला वाला हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा ये है आपका इंस्टीट्यूशन। ये है हमारे इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले हम अपने इंस्टीट्यूशन वाले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई अगर पेमेंट मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है, या फिर कोई और सोर्स जिसकी रीपेमेंट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से होनी है, या फिर लोकल अथॉरिटी या फिर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो आपके किसी भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बनी है। तो ये आप इनसे मिला हुआ कोई भी पैसा आपका डिपॉजिट्स नहीं हो सकता। उसके बाद आपका कोई भी पैसा फॉरेन गवर्नमेंट से मिलता है, फॉरेन इंटरनेशनल बैंक से मिलता है, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलता है, फॉरेन गवर्नमेंट ओन्ड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर मिलता है, तो फॉरेन एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी से मिलता है, तो फॉरेन कोलैबोरेटर्स से मिलता है, या फिर फॉरेन बॉडी कॉरपोरेट या फिर फॉरेन सिटीजन से को भी आपको अगर पैसा मिलता है तो वो डिपॉजिट के अंदर नहीं आएगा। फॉरेन अथॉरिटीज़ और पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, जो आपका पर्सन इंडिया के बाहर रेजिडेंट है उससे भी अगर कोई डिपॉजिट आता है तो वो डिपॉजिट्स के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद है आपका एनी अमाउंट रिसीव्ड एनी बैंकिंग कंपनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इट्स सब्सिडरी कंपनीज, ए नोटिफाइड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, या फिर एक कोरस्पेंडिंग न्यू बैंक। उसके बाद या फिर एनी कोऑपरेटिव बैंक। तो इनके अंदर भी अगर आपका कोई पैसा मिलता है तो वो भी डिपॉजिट्स के अंडर नहीं आएगा। उसके बाद आपका अगर कोई आपकी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलता है, रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है, या फिर शेड्यूल बैंक से आपका पैसा मिलता है, तो ये भी आपके डिपॉजिट्स के अंदर नहीं आएंगे। तो ये हमारे थे इंस्टीट्यूशन से जो पैसा हमें मिलेगा और जो हमारा डिपॉजिट्स के अंदर नहीं आएगा। तो इसमें हमारा ये इतने आ गए। और उसके बाद अब हम बात करते हैं जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट, अब इंस्ट्रूमेंट के जरिए जो हमें पैसा मिलेगा वो कौन कौन से इस लिस्ट में नहीं आएंगे। तो अब आपके ये हैं, तो ये हैं आपके अब जो इंस्ट्रूमेंट्स से आपको जो पैसा मिलेगा वो। तो सबसे पहले है एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ए कॉमर्शियल पेपर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपकी रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के नोटिफिकेशन के इशू करी गई है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद है आपका एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर कंपनी, मतलब अगर कोई कंपनी किसी और दूसरी कंपनी को पैसे देती है तो वो डिपॉजिट्स के अंदर नहीं, कहते हैं हम इंटर कंपनी डिपॉजिट्स। उसके बाद है आपका एनी अमाउंट रिसीव्ड एंड हेल्ड टुवार्ड्स सब्सक्रिप्शन टू एनी सिक्योरिटीज़, जो शेयर एप्लीकेशन आया हो या फिर आपका अलॉटमेंट के उससे आया है। सो एज लॉन्ग एज अमाउंट इज अप्रोप्रिएटेड ओनली अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटी, जब तक कि आपका अमाउंट जो जिस चीज़ के लिए आया था, अगर अलॉटमेंट के लिए आया तो वो अलॉटमेंट में आपका यूज हुआ है तो वो आपका डिपॉजिट्स के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद है आपका एनी अमाउंट रेज्ड बाय द इशू ऑफ बॉन्ड्स डिवेंचर्स सिक्योर्ड बाय ए फर्स्ट चार्ज और चार्ज रैंकिंग परी पशु, इसका मतलब है इक्वल, तो जिसका चार्ज आपका किसी भी एसेट्स पे हो कंपनी की, लेकिन इसमें हम इंटेंजिबल एसेट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद आपके बॉन्ड्स और डिवेंचर्स जो आपके कंपलसरी कन्वर्टिबल हैं 10 ईयर्स के अंदर, तो ये भी आपके डिपॉजिट्स में नहीं आएंगे। उसके बाद है आपका एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स
जो आपकी किसी एसेट्स के चार्ज के अगेंस्ट नहीं है और जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो ये भी आपके डिपॉजिट्स में नहीं आएंगे। तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं पर्सन्स के। तो ये हमारे सबसे पहले हमने कर लिए अपने जो हमारे इंस्टीट्यूशन से जो मिलने वाले पैसे थे जो डिपॉजिट्स के अंदर नहीं आते। उसके बाद फिर हमने कर लिया इंस्ट्रूमेंट्स से। इंस्ट्रूमेंट्स में आपका आ गया जो भी आपको कमर्शियल पेपर पे मिला हो, या फिर किसी कंपनी ने किसी कंपनी को दिए हों रुपए, या फिर उसके बाद आपका किसी सब्सक्रिप्शन के लिए आया हो सिक्योरिटीज़ के, जैसे कि सब्सक्रिप्शन मनी आई हो या फिर अलॉटमेंट मनी आई हो। और उसके बाद हमने एडवेंचर से अमाउंट रेज किया हो जो सिक्योर्ड है। और उसके बाद आता है कि ऐसे बॉन्ड्स या डिवेंचर से हमने अमाउंट रेज किया हो जो कन्वर्टेबल हैं शेयर्स में 10 ईयर के अंदर। और उसके बाद आता है हमारा कि हमने जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जो कि आपके सिक्योर नहीं है किसी एसेट्स के चार्ज के अगेंस्ट, वो उनसे हमने अमाउंट रेज किया। तो ये सब आपके डिपॉजिट्स के अंदर नहीं आते। और इसके बाद हम अपने तीसरी कैटेगरी के ऊपर आते हैं जो कि है आपकी पर्सन्स। तो पर्सन्स के अंदर आपका सबसे पहले जो आता है वो है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द नेचर ऑफ नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर कंपनी ने कोई अपने एम्प्लॉय से पैसा लिया है जो उसकी एनुअल सैलरी से ज़्यादा नहीं है, तो ये भी हमारा डिपॉजिट्स के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड पे आता है इंडिविजुअल से, वो आपका आएगा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ द अमाउंट वाज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मतलब किसी ऐसे आदमी से हमने डिपॉजिट लिया है जो कि कंपनी का डायरेक्टर था उस टाइम पे, वो भी हमारा डिपॉजिट्स के अंदर नहीं आएगा। पर उसके लिए कुछ गाइडलाइंस और रूल्स हैं, वो हम देखते हैं। हाउएवर द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट कंपनी as the case may be from whom the money is received is required to furnish to the company at the time of giving the money a declaration in writing to the effect that the amount is not being given out of funds acquired by him by borrowing or accepting loans deposits from other, and the company shall disclose the details under money so accepted in the board's report। तो वो जो पैसे डायरेक्टर से आए हैं कंपनी को, वो उस टाइम पे किसी ऐसे पर्सन थे जिसको कंपनी को पैसे देने थे, और जो डायरेक्टर है उसने एक डिक्लेरेशन राइटिंग में कंपनी को दिया है कि वो जो उसने पैसा लिया है वो किसी से लोन लेके नहीं दिया या फिर किसी से डिपॉजिट से लेके नहीं दिया। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो उसे हम डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। उसके बाद हम आते हैं तीसरे पे अपने जो पर्सन्स के अंदर है, वो है अमाउंट ब्रॉट इन बाय प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी बाय वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। तो जो प्रमोटर्स आपके अनसिक्योर्ड लोन के रूप में अमाउंट लाते हैं कंपनी में, उसको भी हम डिपॉजिट्स नहीं मानते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है वो फुलफिलमेंट होनी चाहिए। वो हैं लोन इज़ ब्रॉट बिकॉज ऑफ द स्टिपुलेशन इम्पोज्ड बाय द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन ऑन द प्रमोटर्स टू कंट्रीब्यूट सच फाइनेंस। द लोन इज़ प्रोवाइडेड बाय द प्रमोटर्स देमसेल्व्स और बाय देयर रिलेटिव्स और बाय बोथ। Such exemptions shall be available only till the loans of financial institution or bank are repaid and not thereafter। तो ये था हमारा पर्सन्स के अंदर तीसरा। और उसके बाद अब हम बात करते हैं, तो हमारा पर्सन्स के सियाते कंप्लीट हो गया, और हम अपनी जो चौथी कैटेगरी है उससे बात करते हैं जो कि है हमारा कोर्स ऑफ बिजनेस। तो आपका कोर्स ऑफ बिजनेस में आएगा पहला, तो आपका जो एडवांस आया है सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए या फिर सर्विसेज के लिए, वो आपका डिपॉजिट्स के अंदर नहीं आएगा अगर वो आपके 365 दिनों के अंदर उसी पे अप्रोप्रिएट कर दिया जाता है सप्लाई ऑफ गुड्स के अगेंस्ट या फिर सर्विसेज के अगेंस्ट। उसके बाद आता है हमारा एडवांस इन कनेक्शन विद कंसिडरेशन फॉर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर एन एग्रीमेंट। या जब भी कोई पैसा आपका किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंसिडरेशन के एडवांस के रूप में आया, उसको भी हम डिपॉजिट्स के अंदर नहीं मानेंगे। उसके बाद कोई भी एडवांस आपका आया है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, तो ये भी आपके डिपॉजिट्स के अंदर नहीं आएंगे। उसके बाद आपका है एडवांस टुवर्ड्स कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग फ्यूचर सर्विस इन द फॉर्म ऑफ ए वारंटी और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट।
एज पर रिटर्न एग्रीमेंट। तो ये आपका अगर एडवांस आपका किसी कंसिडरेशन के लिए आया है फ्यूचर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो वो भी आपका डिपॉजिट्स में नहीं आएगा। उसके बाद है आपका एडवांस रिसीव्ड एज अलाउड बाय एनी सेक्टोरल रेगुलेटर। जैसे कि आपका रेगुलेटर एक आरबीआई है, तो अगर आरबीआई ने किसी कंपनी को, किसी एनबीएफसी को पैसे दिए तो वो आपके डिपॉजिट्स के अंदर नहीं आएंगे। उसके बाद आपका एन एडवांस फॉर सब्सक्रिप्शन टुवार्ड्स पब्लिकेशन वेदर इन प्रिंट और इन इलेक्ट्रॉनिक टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट रिसिप्ट ऑफ सच पब्लिकेशन। तो अगर पब्लिकेशन के लिए कोई आपका एडवांस आया है तो वो भी आपका डिपॉजिट्स के अंदर नहीं आएगा। तो ये हमारा अब हो गया कोर्स ऑफ बिजनेस का पॉइंट भी कंप्लीट। तो हमारे 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। पहला हमारा था इंस्टीट्यूशन, दूसरा हमारा था इंस्ट्रूमेंट, तीसरा हमारा था पर्सन और चौथा हमारा था कोर्स ऑफ बिजनेस। और अब हमारे पास बचे हैं पॉइंट्स अदर्स के। तो हम अदर्स की बात करते हैं। उससे पहले आपका एक बिजनेस में एक बाकी रह गया जो आपका है सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर कोई आपको मिला तो वो भी हमारा डिपॉजिट्स के अंदर नहीं आएगा। और उसके बाद अब हम बात करते हैं अपनी जो हमारे आएंगे अदर्स। तो अदर्स में हमारा सबसे पहले आ गया कोई भी अमाउंट आपको निधि कंपनी से मिला है तो वो हमारा डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। कोई भी आपको अगर अमाउंट मिला है सब्सक्रिप्शन का चीट फंड के अंदर तो उसको भी हम आपको डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। या फिर कोई अमाउंट आपको मिला है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर तो उसको भी हम आपका डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। फिर आपका आता है उसके बाद एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी फ्रॉम अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फिर म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड, इनमें से किसी से भी आपके पास पैसा आता है तो उसे भी हम डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। उसके बाद हमारा आता है लास्ट जो है किसी भी स्टार्टअप कंपनी को 25 लाख या उससे ज़्यादा रुपये मिलते हैं इन ए सिंगल ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन से एक पर्सन से, तो वो भी आपका डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा अगर वो आपके बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट से मिला है। मतलब आपके जो है वो कन्वर्टेबल हैं इनटू इक्विटी शेयर्स या फिर जो उनका रिपेबल है वो पीरियड है वो आपका 10 साल से ज़्यादा नहीं है, तो ये भी आपका डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा। तो इसी के साथ हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। हमने इसमें सबसे पहले डेफिनेशन कर ली डिपॉजिट्स की, उसके बाद हमने एलिजिबल कंपनी कर ली, फिर हमने प्रोहिबिटेड प्रोविजंस और एग्जेम्प्टेड कंपनीज देख ली। तो उसके बाद जो हमारी नेगेटिव लिस्ट थी वो भी हमने कर ली, जिसको हमने इसमें आपके 18 पॉइंट्स हैं तो इन 18 पॉइंट्स को हमने 5 उसमें बांट दिया ताकि याद करने में आसानी रहे। पहला आपका इंस्टीट्यूशन था, दूसरा आपका था इंस्ट्रूमेंट, तीसरा आपका था पर्सन्स और उसके बाद चौथा आपका था कोर्स ऑफ बिजनेस और पांचवा आपका था अदर्स। तो इसी के साथ हमारा ये हो गया एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स का पहला पार्ट रिवीजन का। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में और उसमें हम इसका जो सेकंड पार्ट है और इस चैप्टर का रिवीजन पूरा हो जाएगा कल। तो मिलते हैं कल। थैंक यू।